सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय, दिस इज डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत है। अपने डेली करंट अफेयर सीरीज के तहत आज हम पढ़ेंगे 16 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स। क्या महत्वपूर्ण खबर है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, जिसमें अग्निवीर सेना भर्ती और कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 के लिए हम सीरीज चला रहे हैं। तो हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, DCIS। आज का अपना पहला सवाल है दोस्तों कि सच के साथी फैक्ट्स अप नामक अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया है? अमर उजाला, बी हिंदुस्तान, सी दैनिक जागरण या सी दैनिक भास्कर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैनिक जागरण ने सच के साथी फैक्ट्स अप नामक अभियान की शुरुआत की, जिसमें कैसे सही फैक्ट को चेक किया जाता है इसके गुर सिखाए गए। दैनिक जागरण की बात करें दोस्तों तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसी समय पूर्णचंद गुप्ता जी ने इसका प्रकाशन झांसी से स्टार्ट किया था, लेकिन 1947 में इसका जो मुख्यालय है वो झांसी से हटा के कानपुर कर दिया गया और इस समय 32 केंद्रों से दैनिक जागरण प्रकाशित हो रहा है। इसके कुछ वीकली मैगजीन भी आते हैं, जिसमें जैसे झंकार दैनिक जागरण का वीकली मैगजीन है, यात्रा ये भी दैनिक जागरण का वीकली मैगजीन है, संगिनी महिलाओं के लिए आता ये भी है, और जोश, इसके अलावा नई राहें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दैनिक जागरण से संबंधित। चलते चलते दोस्तों संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं अमर उजाला की। अमर उजाला जो समाचार पत्र, इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी, जबकि दैनिक जागरण की मैंने बात की 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूर्णचंद गुप्ता जी ने की थी। अमर उजाला की 1948 में शुरू हुई। इसका मुख्यालय आपको नोएडा में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। और अगर आपसे पूछा जाए कि अमर उजाला के जो संपादक हैं वो कौन हैं, तो प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड संपादक हैं वो अनिल कुमार अग्रवाल हैं। अनिल कुमार अग्रवाल नाम सुना होगा आपने, ये हेड संपादक हैं अमर उजाला के। अमर उजाला की शुरुआत किसने की थी, अगर ये आपसे पूछा जाए तो डोरीलाल अग्रवाल और मुरारीलाल महेश्वरी, दो लोगों ने स्टार्ट किया था। और इन सभी में हिंदुस्तान सबसे पुराना अखबार, जिसे 1936 में मदन मोहन मालवीय जी ने शुरू किया था, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। शशि शेखर जो हैं इसके हेड संपादक हैं, प्रधान संपादक हैं। जबकि बात दैनिक भास्कर की करें तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ एक अखबार एजेंसी थी, जिसने 1956 में प्रकाशन का स्टार्ट किया। उस समय ये नया सवेरा नाम से प्रकाशन कर रही थी दैनिक भास्कर। इसको ग्वालियर में गुड मॉर्निंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में इसने अपना नाम बदलकर दैनिक भास्कर कर लिया और 2015 में सबसे ज़्यादा पढ़ाना जाने वाला अखबार का दर्जा प्राप्त हुआ दैनिक भास्कर को। तो ये थे कुछ अमर उजाला, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर से संबंधित न्यूज। दूसरा सवाल है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने किस शंकराचार्य की नियुक्ति पर रोक लगा दी है? बद्रीनाथ की ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की नियुक्ति पे, शारदा पीठ जो आपको गोवर्धन पीठ या श्रृंगेरी पीठ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बद्रीनाथ पीठ जो आपको उत्तराखंड में मिलेगा। इनकी नियुक्ति पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आदिगुरु शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 धामों की स्थापना की थी, जिसमें बद्रीनाथ आपको उत्तराखंड में मिलेगा। इसके अलावा जो शारदा पीठ है दोस्तों, ये आपको द्वारिका में मिलेगा। गोवर्धन पीठ आपको पूरी उड़ीसा में मिलेगा, और श्रृंगेरी पीठ जो है ये चिल्लागम कूर कर्नाटक में मिलेगा। यानी बद्री पीठ उत्तराखंड, शारदा पीठ आपका द्वारिका में, गोवर्धन पीठ आपको मिलेगा पूरी उड़ीसा में, और श्रृंगेरी पीठ मिलेगा कर्नाटक में। इन 4 धामों की स्थापना की थी आदिगुरु शंकराचार्य ने। इनमें एक प्रावधान है कि ये धाम बिना शंकराचार्य के नहीं रह सकते, यानी शंकराचार्य की नियुक्ति होती रहती है। तो बद्रीनाथ की जो ज्योतिष पीठ है, इनके नियुक्ति पे रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। कारण है कि सहमति से इनकी नियुक्ति नहीं हो रही थी, ये कारण बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको हजारों बार बता चुका हूं दोस्तों मैं कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, उसका प्रावधान भारत के संविधान के भाग 5 में है। आर्टिकल की बात करें 124 से लेकर 147 तक है।
देश के जो पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल जे कानिया थे। अगर महिला में पूछे तो फातिमा बीबी थी। प्रेजेंट टाइम में जो CGI हैं वो हैं यू ललित यानी उदय उमेश ललित जी। ये देश के 49वें चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले 48 नंबर पे MG रमन्ना जी थे और 50वें नंबर पे होंगे DY चंद्रचूड़। ये देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और इनके पिताजी थे वो भी 16वें चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़ के। इनका क्या नाम था कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रेजेंट टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं उनकी संख्या है 33। जब शुरुआत हुई थी सुप्रीम कोर्ट का तब उस समय केवल 8 हुआ करते थे। उसके बाद अलग अलग संशोधन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई गई। प्रेजेंट टाइम में 33 + 1 = 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में है। बात अगर बद्रीनाथ की आई दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। तो उत्तराखंड के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं आज हम, ताकि इससे संबंधित जो खबर है वो हमारे एग्जाम से बाहर ना जाए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना 9 नवंबर 2000 को। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता है पिछले साल काफी हलचल में रहा उत्तराखंड। 1 साल के भीतर 3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन अल्टीमेटली पुष्कर सिंह धामी जी को बनाया गया। और चुनाव के बाद पुनः पुष्कर सिंह धामी तो हार गए थे उत्तराखंड से, लेकिन दोबारा जब उपचुनाव हुए किसी सीट पे तो जीत के आए। राज्यपाल यहाँ के हैं गुरमीत सिंह। विधानसभा में आई थिंक इस पर थोड़ा क्लियरिटी नहीं है दोस्तों, 170 सीटें हैं। लोकसभा में 5 सीटें और राज्यसभा में 3 सीटें हैं उत्तराखंड की। हाईकोर्ट आपको उत्तराखंड का मिलेगा नैनीताल में। अच्छा, उत्तराखंड की 2 राजधानी दोस्तों, एक तो देहरादून है, एक देहरादून राजधानी उत्तराखंड की, ये आपको शीतकालीन मिलेगी। जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसेण। तो गैरसेण ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, और जो शीतकालीन राजधानी वो देहरादून है। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब से लेके यानी 2000 से लेके 2006 तक इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। लेकिन जनवरी 2007 में इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था तो उत्तरांचल। यहाँ का दोस्तों जो राजकीय जीव है वो कस्तूरी मृग है। आपको पता होगा कस्तूरी मृग काफ़ी भारी मात्रा में पाया जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी फूलों की घाटी एरिया में भी। राजकीय पक्षी जो है वो मोनल है या मोनाल के नाम से भी जानते हैं। बुरांश नामक एक पेड़ है, काफ़ी अच्छा पेड़ होता है, खूबसूरत पेड़ है, रेड कलर का होता है वो है। और पुष्प जो है वो ब्रह्म कमल है। कई महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आपको मिलेंगे उत्तराखंड में, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित भारत का पहला नेशनल पार्क यही था। फूलों की घाटी आपको मिलेगा, ये राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के। जबकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कालागढ़ टाइगर रिजर्व और राजा जी टाइगर रिजर्व है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर रिजर्व भी है तो जिम कॉर्बेट है, ये टाइगर रिजर्व भी है। और इसके अलावा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी टाइगर रिजर्व है, और कालागढ़ टाइगर रिजर्व है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति में भी एक सवाल पूछा गया। कुछ ऑप्शंस दे गए कि इनमें में से कौन सा नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व नहीं है। तो दाचीगाम जो नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में वो ऑप्शन में था। बाकी मानस राष्ट्रीय उद्यान था, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान था, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, और दाचीगाम था। तो आपको पता है ये सारे टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में है ये टाइगर रिजर्व नहीं था। तो इसका ऑप्शन ये सही था। ये कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था परसों सवाल। उत्तराखंड में नंदा देवी जो है, फूलों की घाटी है, इन दोनों को 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और भारत का अगर कोई पूछे पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था तो 1983 में 2
अजंता और एलोरा को, जबकि 1987 में एलिफेंटा। ये तीनों महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे। उत्तराखंड में जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये बायोस्फीयर रिजर्व है, 1988 में घोषित किया गया था। इनकी संख्या देश में 18 है बायोस्फीयर रिजर्व की। और पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगली बायोस्फीयर रिजर्व था 1986 में। जबकि लास्ट की बात करें तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड में दोस्तों कुछ जल विद्युत परियोजना काफी फेमस है, जैसे एक तो टिहरी बांध आपने सुना होगा। टिहरी बांध परियोजना जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260.05 मीटर ऊंचा है ये। और सबसे बड़ी खासियत ये है, ये आपसे अगर सवाल पूछा जाता है किस नदी पे, तो मोस्टली पर्सन क्या होते हैं, भागीरथी को पता है कि भागीरथी नदी पे टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि और किस नदी पे है, तो क्या करेंगे आप? दरअसल जो टिहरी बांध परियोजना है ये जो भागीरथी नदी है और एक नदी है भिलंगना, मैं लिख देता हूँ दोस्तों, भिलंगना। तो भिलंगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पे टिहरी बांध स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जैसा हमने बताया कि 260.05 मीटर ऊंचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा बांध है उत्तराखंड का जो रसिया के सहयोग से बनाया गया था, मिखाइल जो गोर्बाचेव थे, लास्ट यूएसएसआर के नेता थे, उनके द्वारा सहयोग दिया गया था इसमें और टिहरी बांध के, तो इसलिए टिहरी बांध परियोजना काफ़ी फेमस है, इसको आप याद रखिएगा। जबकि भारत की जो पहली परियोजना थी वो 1890 में स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम था गलोकी परियोजना। ये अभी सुर्खियों में था क्योंकि पुनः इसकी शुरुआत हो रही है। तो गलोकी परियोजना जो 1890 में शुरुआत की गई थी, ये पुनः इसका संचालन हो रहा है, तो ये उत्तराखंड में, इसको याद रखिएगा आप। उत्तराखंड के कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं, इन्हें याद कर लीजिए आप। नेहा कक्कड़ जी जो सिंगर हैं, आपने देखा होगा, जो बड़े सिंगिंग कंपटीशन होते हैं सोनी टीवी पे, उस पर होस्ट कर रही हैं प्रेजेंट टाइम में, वहाँ की जज हैं। तो नेहा कक्कड़ जी का संबंध उत्तराखंड से है। प्रसून जोशी एक कवि, लेखक, फिल्मकार, सब कुछ, ये भी उत्तराखंड से आते हैं। रामचंद्र गुहा इतिहासकार, ये भी उत्तराखंड से हैं। अभिनव बिंद्रा चैंपियन आप निशानेबाज, आपको पता होगा, ये भी उत्तराखंड से हैं। और बछेंद्री पाल मैम को कौन नहीं जानता, ये भी उत्तराखंड से पर्वतारोही हैं। बछेंद्री पाल जी की बात करें दोस्तों तो 1984 में इनको पद्मश्री दिया गया, 1986 में इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। और फिर आपके जसपाल राणा एक शूटर थे, उत्तराखंड के हैं, आज भी हैं। और ऋषभ पंत जो उत्तराखंड के क्रिकेटर हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया उत्तराखंड का। इससे पहले अक्षय कुमार थे। तो उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत, ही इज आल्सो फ्रॉम उत्तराखंड। और ये कुछ पर्सनालिटी हैं उत्तराखंड से। अगला सवाल है दोस्तों कि किस शहर ने ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता है? जी हाँ, दक्षिण कोरिया में आयोजित एक प्रतियोगिता में भारत के किस शहर ने ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता है? ए इंदौर ने, बी हैदराबाद, सी चंडीगढ़ या डी लखनऊ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद, इसको वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड दिया गया है। और यह प्रतियोगिता हुई थी साउथ कोरिया में। और हैदराबाद की बात की जाए, हमने दोस्तों कल आपको बताया था कि हैदराबाद जो है ये शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि हैदराबाद सिटी की जो स्थापना हुई थी ये 1591 में जो कुतुब अली शाह हैं उन्होंने की थी। हैदराबाद में आपको मिलेगा चार मीनार, और चार मीनार की भी स्थापना कुतुब अली शाह ने की थी। और कब की थी? वो भी 1591 में की थी। हैदराबाद के साथ एक शहर है सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। उसके पीछे कारण है, ये हैदराबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया, दोनों के बीच में मूसी नदी बहती है। और दोस्तों हैदराबाद को दो नामों से और जाना जाता है। एक तो निजाम का शहर, अगर आपसे कोई पूछे कि निजाम का शहर किसे कहते हैं तो हैदराबाद को कहते हैं। और मोतियों का शहर किसे कहते हैं, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है तो भी हैदराबाद को कहा जाता है। लखनऊ के बारे में आप जानते हैं, नवाबों का शहर, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ की स्थापना 1775 में आसिफ दौला ने की थी।
इंदौर जो मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ राज्य पूरे भारत का 6ठी बार पाया है। चंडीगढ़ की बात करें तो ये हरियाणा पंजाब की राजधानी, इसके साथ यूनियन टेरिटरी भी है। दोस्तों थोड़ा संक्षिप्त चर्चा हम तेलंगाना पे आज फिर करेंगे। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था और मुख्यमंत्री हैं इसके चंद्रशेखर राव जी। राज्यपाल हैं तिमिल सौंदरराजन। विधानसभा में सीटें यहाँ पे है 119। लेकिन दोस्तों विधानसभा के साथ साथ यहाँ पे विधान परिषद भी है। ओके, और विधान परिषद में इनके यहाँ सीटें है 40, जबकि लोकसभा में 17 लोग तेलंगाना से चुन के जाते हैं और राज्यसभा में 7। इनका हाई कोर्ट हैदराबाद में मिलेगा और राजधानी भी हैदराबाद में है। तेलंगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद बहुत सारी चीज़ इसने अपना अलग घोषित किया, जैसे राजकीय वृक्ष, राजकीय जीव। तो इनका राजकीय जो जीव है वो है जिंका। और राजकीय जो पक्षी आपको मिलेगा वो पाल पिट्टा मिलेगा, पाल पिट्टा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है तो पाल पिट्टा है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो जम्मी राजकीय वृक्ष है, मैंने कल आपको बताया था, काफ़ी फेमस पेड़ है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने इसी पेड़ की पूजा करके कौरवों का विनाश किया था और दशहरे पे इस वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ का राजकीय फूल जो है वो है तमेदू। हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे क्योंकि आप पहली बार सुन रहे होंगे। 3 राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना के हिस्से में आए। मृगवानी नेशनल पार्क, महावीर हरना वनस्थली और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के हिस्से में आए। अभी बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो नेशनल पार्क है वो एक साथ दिखाई देंगे, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। सो आप इतना याद कर लीजिए कि तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, मृगवानी नेशनल पार्क, ब्रह्मा महावीर हरना वनस्थली और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। 2 इंपॉर्टेंट आपको बाघ अभ्यारण्य मिलेंगे, टाइगर रिजर्व। नागार्जुन श्रीशैलम जो बाघ अभ्यारण्य है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, आपको पता होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है तो बोर टाइगर रिजर्व है। बोर टाइगर रिजर्व, जो बोर टाइगर रिजर्व है आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम, जो आपको तेलंगाना में ही मिलेगा। इसकी खूबसूरती ये है, ये पहाड़ों के बीच में स्थित है, आप कमेंट करके बताइएगा। और कांवला टाइगर रिजर्व भी आपको तेलंगाना में मिलेगा। इसके अलावा ये वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना के हिस्से में आए। किन्नी सैनी वन्यजीव अभ्यारण्य, इटनगरम वन्यजीव अभ्यारण्य, लांजा मृदुगु शिवरम वन्यजीव अभ्यारण्य, मजेरा मगरमच्छ अभ्यारण्य, नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य भी है, परवल वन्यजीव अभ्यारण्य, पोचाराम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कुछ वर्ल्ड वाइड सेंचुरी हैं जो तेलंगाना के हिस्से में आए। इससे पहले मैंने बताया कि कितने नेशनल पार्क आए हैं। दोस्तों आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात में मुझे फीवर आया अचानक ठंड लग के, इसलिए थोड़ा आपको एनर्जी कम लग रही होगी। हालांकि मेडिसिन ले ली है मैंने, पीसीएम को लिया था, तो फिलहाल ठीक ठाक हूँ। और तेलंगाना में गोदावरी नदी, जिसको कहते हैं जीवन रेखा मानी जाती है, यहाँ पे निजाम सागर बांध है। इसके अलावा सरदत बांध परियोजना है, राम सागर परियोजना गोदावरी पे चलाई जा रही है, शमल्ली परियोजना गोदावरी मिलेगा, श्री कोकाराम भीम परियोजना भी गोदावरी पे है, और अली सागर परियोजना आपसे पूछे किस नदी पे है तो गोदावरी। श्री पांच सागर परियोजना भी गोदावरी पे चलाई जा रही है। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, 1465 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है। दूसरी नंबर आपको कृष्णा मिलेगी जो 1400 किलोमीटर है। और गोदावरी जो नदी है त्र्यंबक जो पहाड़ है महाराष्ट्र में वहाँ से निकलती है। जबकि कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर से निकलती है। 4 राज्यों आपको बता दें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच, यानी पहले तमिलनाडु हुआ करता था, गोदावरी को लेकर जल विवाद चल रहा है। कृष्णा नदी पे, जिसको मैंने बताया 1400 किलोमीटर लंबी है, ये आपको महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलेगी तो आपका सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, फिर तेलंगाना और जाके आंध्र प्रदेश के पास क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है नदी। तो यहाँ पे श्रीशैलम
बांध में मिलेगा आपको नागार्जुन सागर परियोजना, जुराला परियोजना और सरला सागर परियोजना कृष्णा नदी पे चलाया जा रहा है। और कृष्णा नदी को लेके भी जल विवाद चल रहा है। इसके लिए तो बकायदा कृष्णा नदी जल विवाद एक न्यायाधिकरण की भी स्थापना की गई थी 1969 में। और कृष्णा नदी का जल विवाद ये 3 राज्यों को लेके हो रहा है। जैसे 3 महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अब तो हम ये मान सकते हैं तेलंगाना आ गया। तो इन 3 राज्यों में कृष्णा नदी के जल को लेके विवाद चल रहा है, जिसके लिए एक अधिकरण की स्थापना हुई थी 1969 में। ये चीज़ याद रखिएगा आप, काफ़ी फेमस है कृष्णा नदी जल विवाद। इसको गूगल पे जाके सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। अब चलते चलते दोस्तों एक बात और कर लेते हैं, और यहाँ के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो रामप्पा जो मंदिर है तेलंगाना में, उसको हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया। रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और ये इसके जो आर्किटेक्ट किया था रामप्पा ने, उनके नाम पे है। इसके साथ ही धौलावीरा जो गुजरात में है, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने घोषित किया। जिनको नहीं पता वो बता दें, यूनेस्को की बात करें तो 15 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। दोस्तों बढ़ते अपने अगले सवाल पे। अपना अगला सवाल है कि LBM-3 क्या है। ये सुर्खियों में था। रूस का सुपरसोनिक मिसाइल है, या ईरान का ड्रोन है, या इसरो का कॉमर्शियल व्हीकल है, या इजराइल का एंटी टैंक डिफेंस मिसाइल है। तो इसरो का जो सुपरसोनिक मिसाइल है क्लेंजर है, तो ये नहीं हो सकता। ईरान का जो ड्रोन है ये भी नहीं हो सकता। और इजराइल का जो एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम हमने बताया था कि जो आयरन डैम है वो है, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसरो का कॉमर्शियल व्हीकल है LBM-3। मैं इसके बारे में बता दूं दोस्तों कि ये इसरो का सबसे भारी रॉकेट है अब तक। और 23 अक्टूबर को सतीश धवन जो अंतरिक्ष हमारा केंद्र है आंध्र प्रदेश में, वहां से लॉन्च किया जाएगा ब्रिटेन के 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट, यानी ब्रिटेन के 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट को लॉन्च करेगा LBM-3 से इसरो। और ये इसकी कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है इसरो की, यानी अब कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। इसके तहत LBM से लॉन्च किया जाएगा। LBM जो इसको आप GSLV Mark 3 के नाम से जानते थे, जो इसरो का बाहुबली रॉकेट था, उसी का एक नया उन्नत संस्करण बनाया गया है LBM-3, यानी एक तरीके से उसी को और मॉडिफाई किया गया है। तो LBM-3 इसरो का एक रॉकेट है, सबसे भारी व्हीकल है, और इसके द्वारा इंग्लैंड के यानी UK के 36 ब्रॉडबैंड जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाएगा इसरो से। और ये लॉन्च करने की प्लानिंग है 23 अक्टूबर को, इसलिए ये सुर्खियों में था। और इन सभी के 36 जो सैटेलाइट होंगे ये लियो में यानी लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। बाकी इसरो के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका जो पहला सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था, जिसको हमने 19 अप्रैल 1975 में 1975 में लॉन्च किया था रशिया के सहयोग से। उस समय USSR हुआ करता था। दूसरा जो इसरो का सैटेलाइट था वो हमने बताया था भास्कर था। इसको हम सफल हुए थे, हालांकि बाद में इसने भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। रोहिणी सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने में सफल हुए थे 1980 में। रोहिणी सीरीज से याद आएगा दोस्तों, कल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का बर्थडे था, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था SLV जो हमारा था लॉन्च व्हीकल, जिससे हमने रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। इसरो के बारे में आप जानते होंगे। सबसे पहले चंद्रयान की बात कर लेते हैं, चंद्रयान फर्स्ट की। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। हमने मंगल ग्रह पे मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाले दुनिया के पहले देश बने जिन्होंने पहली बार में पहुंचा। वैसे ओवरऑल चौथे हुए थे, क्योंकि हमसे पहले नासा, USSR और यूरोपियन एजेंसी जो है स्पेस एजेंसी वो पहुंच चुकी थी। हालांकि चाइना जैसे देश बार बार प्रयास करने के बाद भी मंगल की कक्षा में अब तक नहीं पहुंचे हैं। उसके अलावा 19 जुलाई की एक डेट है, वो काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा। 19 जुलाई को हमने
चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था और ये लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 बाहुबली रॉकेट से। इसके अलावा 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके रूस के रिकॉर्ड को तोड़ा था इसरो ने। तो ये इसरो की उपलब्धियां हैं। इसरो गगनयान के थ्रू क्या है कि 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा। नाभिक हमने तैयार कर लिया है, यानी जो GPS अमेरिका का, उसने 1999 में कारगिल में जब युद्ध हुआ था तो देने से मना कर दिया था। उसके बाद भारत ने अपना खुद का एक GPS टाइप का टेक्नोलॉजी विकसित करने की कसम खाई थी, तो उसके तहत हमने नाभिक को विकसित कर लिया है। बहुत ही जल्द नाभिक भारत में काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी GPS का काम अब खत्म हो जाएगा। और आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट EN पे हम जाएंगे सूर्य की कक्षा में, भारत की ये सपना है। इसके अलावा शुक्रयान भी भारत भेजेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है इसरो के, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत ने किस सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? INS कलवरी, INS अरिहंत, INS विक्रम या INS विक्रांत? तो INS जो अरिहंत है, इससे परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया और भारत जल, थल और नभ तीनों में परमाणु संपन्न होने वाला देश बन गया है। INS अरिहंत से बंगाल की खाड़ी में साधा गया सटीकता से निशाना को भेदा और 13 वर्षों के बाद भारत ने INS अरिहंत से परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। इससे पहले 2009 में भारत ने INS अरिहंत से ही बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। हालांकि तब अपने मिशन को गुप्त रखा था, लेकिन इस बार भारत ने खुले रूप से पूरी दुनिया को बताया कि हमने परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल को अपने सबमरीन INS अरिहंत, जो हमारी पनडुब्बी है, एकमात्र पनडुब्बी, इससे हमने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। भारत के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें सबमरीन से संबंधित, तो एक तो है K-15 और एक है K-4 जो सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल है भारत के पास। और इसकी क्षमता की बात करें दोस्तों तो 750 लेके 3500 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। मिसाइलें 2 प्रकार की होती हैं, एक क्रूज मिसाइल होती हैं, जिन्हें नहीं पता बता दें दोस्तों, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाती है, क्रूज मिसाइल सीधा जाती है, मैं आपको बता दूं। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है, इसमें भारत के पास अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग, ये 5 बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का सपना था भारत को परमाणु संपन्न बनाने का, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। तो उनके द्वारा जो सपना देखा गया था 5 मिसाइलों का, वो अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल की बात करें दोस्तों, तो भारत में जो क्रूज मिसाइल है, ये एक तो ब्रह्मोस मिसाइल है जो रूस के साथ हम मिलकर बनाए हैं। ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो भारत की नदी है और रसिया की जो नदी है मॉस्कोवा, उसके नाम पे है। इसके अलावा निर्भय एक क्रूज मिसाइल है भारत के पास, और ब्राक 8 क्रूज मिसाइल है जो हम इजराइल के साथ मिलके बना रहे हैं। हालांकि ये हमारे पास बनी हुई है, फिलहाल इस पर अब काम कर रहे हैं भारत। और यानी क्रूज मिसाइलों में हमने बताया आपको ब्रह्मोस, निर्भय और ब्राक, और बैलिस्टिक मिसाइलों में पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। अगला सवाल है दोस्तों कि थर्मल कोयले के आयात को भारत बंद कर देगा कब तक? ये जो हमारे कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी ने, उन्होंने इसकी जानकारी दे दी है। 2035 तक, 2030 तक, 2025 तक, इनमें से कोई नहीं। तो 2024 से लेकर 2025 तक केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कहा है कि भारत थर्मल कोयले के आयात को बंद कर देगा। कोयले की बात की जाए दोस्तों तो कोयला 4 प्रकार का होता है। एक एंथ्रेसाइट कोयला होता है जो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। दूसरा बिटुमिन्स कोयला होता है और ये भी अच्छी क्वालिटी का होता है। एक लिग्नाइट कोयला होता है और एक होता है पीट कोयला। तो जो पीट कोयला होता है ये सबसे खराब क्वालिटी का होता है, जिसमें कार्बन की काफ़ी मात्रा होती है, काफ़ी धुआं होता है। जबकि जो आपका एंथ्रेसाइट कोयला होता है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होता है। और बिटुमिन्स जो कोयला होता है ये भी अच्छी क्वालिटी का होता है। लिग्नाइट ठीक ठाक होता है और पीट सबसे खराब कैटेगरी में आता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सी एशियाई ट्रॉफी जीती? क्योंकि कल श्रीलंका को हरा के भारत ने एक बार एशिया की ट्रॉफी को फिर से अपने नाम किया।
जहां पुरुषों की जो एशिया की ट्रॉफी हुई थी वो पाकिस्तान को हरा के श्रीलंका ने अपने नाम किया था। आपको याद होगा इस बार श्रीलंकन टीम को हरा के भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया ट्रॉफी को अपने नाम किया है। ये भारतीय टीम की, महिला टीम की कौन सी ट्रॉफी है? 5वीं है, 6वीं है, 7वीं है, 8वीं। टोटल 8 बार महिलाओं का एशिया कप हुआ है, जिसमें 7 बार हमने खिताब जीतने में सफलता पाई है। यानी हमारी बेटियों ने 7वीं बार एशिया कप को अपने नाम किया है। स्मृति मंधाना जो देश की वाइस कैप्टन है, उनकी ताबड़तोड़ पारी ने एक छोटे से लक्ष्य को बहुत ही कम समय में प्राप्त कर लिया और भारतीय महिला टीम ने 7वीं बार एशिया कप पे कब्जा कर लिया। अगला सवाल है दोस्तों कि रॉबी कॉलट्रेन का निधन हो गया। ये कौन थे? इनका संबंध किनसे था? राजनीति से था, साहित्य से था, पत्रकारिता से था या सिनेमा से था? तो हैरी पॉटर नाम सुना होगा आपने, पूरे सीरीज आई थी इसकी। तो हैरी पॉटर के एक बहुत बड़े अभिनेता बॉबी कॉलट्रेन जी का निधन हो गया, तो इनका संबंध सिनेमा से था। अगला सवाल है अब्दुल लतीफ किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? चल रहे नियुक्ति जो संघर्ष चल रहा था यहाँ पे वो खत्म हो गया है। ये इराक, बी सीरिया, सी घाना, इनमें से कोई नहीं। तो इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अब्दुल लतीफ। और हाल ही में आपने सुना होगा कि इराक के संसद पे मिसाइलों से हमला भी हुआ था, तो इराक सुर्खियों में था। इराक को पता है कि रशिया का समर्थन प्राप्त है। अल असद की सरकार को गिराया था यूएसए ने, काफ़ी कोशिश की थी यहाँ पे। तो शीत युद्ध से लेके यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच बहुत बड़ी कड़ी का काम किया इराक ने, और इराक के अब नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं अब्दुल लतीफ। अपना आखिरी सवाल है दोस्तों कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को। तो 14 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बर्थडे मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन ने उनके 19वें बर्थडे को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से हर वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। एक ऐसा नाम जो गर्व से सीना भर देता है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, अबुल पाकिर जैनवल ऑब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम था, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। 15 अक्टूबर को दोस्तों, ये 14 नहीं 15 होगा, 15 अक्टूबर को 1931 में अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था रामेश्वरम में। और इनकी और बात की जाए दोस्तों, देश के योगदान में बहुत अहम कड़ी साबित हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। डीआरडीओ जो 1958 में स्थापित हुआ था, इसरो जो 1969 में स्थापित हुआ था, इसमें उन्होंने काम किया। 1974 में जब भारत ने पहली बार इस्माइल बुद्धा नामक परमाणु परीक्षण किया था, तब कहीं ना कहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सानिध्य प्राप्त था। 1998 में जब भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया, तो इसकी पूरी निगरानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों में थी। जैसा मैंने आपको बताया कि 1972 में इसरो से जुड़े थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। 1980 में जो रोहिणी सीरीज के उपग्रह हमने पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा आपका। 1992 से लेकर 1999 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और सुरक्षा शोध तथा विकास विभाग के अध्यक्ष थे। 1982 में आप डीआरडीओ के निदेशक बने और 18 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, ये हम जैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल का काम किया। तो विंग्स ऑफ फायर लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया आपको। पद्म भूषण दिया गया 1981 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को साहब को। 1990 में
द्वितीय जो सर्वोच्च पुरस्कार है देश का, पद्म विभूषण दिया गया। और 1997 में आपको दिया गया भारत रत्न। तो 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में आपको दिया गया भारत रत्न। इसके अलावा 1997 में वीर सावरकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया आपको। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार दिया गया, जबकि 1997 में आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 27 जुलाई को 2015 में शिलोंग में, मेघालय में एक भारत एम्स था, वहाँ पे एक स्टेज पे भाषण देते समय दिल का दौरा हुआ और देश के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब का निधन हो गया। और इनका अंतिम संस्कार जब 30 जुलाई को किया गया था 2015 में, तो इनके राजकीय सम्मान में उस समय 3.5 लाख लोग उपस्थित हुए थे। और अब तक भारत में किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सबसे बड़ा हुजूम था ये। दुनिया भर के लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने मानद की उपाधि दी आपको। और हमारे तरफ से आपको शत नमन, हमारी टीम की तरफ से शत नमन। तो दोस्तों, अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फीवर की वजह से मैं थोड़ा कम एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, तो आप लोग ने इस घड़ी में हमारा साथ दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।